our video, we are going to see chapter 9 of class 12th NCERT History Themes in Indian History Part 2. So ये Part 2 का लास्ट चैप्टर होगा. इसके बाद जो है हम थर्ड बुक कंटिन्यू करेंगे. So चैप्टर का नाम है Kings and Chronicles. Before starting this chapter, let me tell you that I have my Facebook page. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और मेरा एक ग्रुप भी है, फेसबुक ग्रुप, जिसमें जितने भी ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं वो कनेक्टेड हैं. तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं. जैसे ही आप ये चैप्टर की वीडियो देख लेते हैं, जस्ट गो देयर एंड उस ग्रुप में आपको कुछ सिंपल से सवालों का जवाब देना है. फिर आप मेंबर बन जाते हैं उस ग्रुप के और पोस्ट कीजिए जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है. लाइक आपको जो भी समझ में आया चैप्टर से आप उसको पोस्ट कीजिए. अगर आपको कोई क्वेरीज है तो वो भी पोस्ट कीजिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं जो कि आपकी क्वेरीज का जवाब देंगे. इनफैक्ट मैं भी उस ग्रुप की मेंबर हूँ. इनफैक्ट मैं तो एडमिन हूँ. तो आपके सारे सवालों का जवाब मैं वहाँ पे आसानी से दे सकती हूँ, क्योंकि कॉमेंट सेक्शन में आप करते हो तो कई बार ऐसा हो जाता है बहुत लेंदी आंसर है, नहीं एक्सप्लेनेशन वहाँ दे सकते. सो उस ग्रुप को ज्वाइन करो, आप उसके मेंबर बनिए, आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी. लिंक सभी की डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहां पे मैं जो है एजुकेशनल पर्पज के लिए अब उसको यूज करती हूँ, तो लाइव वीडियोस करती रहती हूँ. सो हम शुरू करते हैं. हम मुगल एम्पायर के बारे में पढ़ने वाले हैं. एक्चुअली ना ये बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड है, यानी कि हम बात करने वाले हैं 16th सेंचुरी से लेके 19th सेंचुरी तक की. इनके बीच में जितने भी मुगल एम्परर आए. सो ये इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इसके बारे में हमें कई सारी जगहों से पता चलता है. क्रॉनिकल्स है हमारे पास, बहुत सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है, रिकॉर्ड्स हैं, और आसपास की जो टेरिटरीज थी और उनके जो राजा थे उनके पास भी कुछ हिस्ट्रीज रहती हैं. सो इनके क्रॉनिकल्स इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि इन्होंने खुद कमीशन करवाए थे इनको, यानी कि खुद बनवाया था. अब जैसे कि अकबरनामा की बात करें, बादशाहनामा की बात करें, आईने अकबरी की बात करें, तो ये सारे क्या है, इन्होंने खुद के संरक्षण में खुद बनवाया, खुद जिम्मा लिया कि भाई इन्होंने जो भी महान काम किए सबको नोट डाउन करवाया. क्या रेवेन्यू सिस्टम था, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी, इनका डोमेस्टिक अफेयर कौन कंट्रोल करता था, एवरीथिंग. इनफैक्ट दे आल्सो गिवन रैंक टू देयर ऑफिसर्स. जैसे कि आज के रैंक पे देखो, कमांडर होता है, कमांडर इन चीफ है. सो इस तरह की रैंक होती है ना, कैप्टन होते हैं. सो जिस तरह की नेवी में होती है, आर्मी में होती है. अब इसी तरीके से इन्होंने भी इसमें रैंक दे के रखी थी. टाइम टू टाइम जो है प्राइज भी दिया जाता था ताकि एप्रिसिएशन टाइप मिल सके. सो हम ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं. हमारा फर्स्ट टॉपिक लिखते हैं, तो मुगल्स एंड देयर एम्पायर. मुगल्स derive from Mongol. Okay, so let's talk about मुगल वर्ल्ड. सो मुगल जो है वो मंगोल से आया है. मंगोल रूलर जिनके बारे में हमने क्लास 11th में पढ़ा था, आपको याद होगा. अगर हम इनकी पैटर्नल साइड से बात करें तो टर्किश रूलर जिसका नाम था तिमुर, तो ये उनके रिलेटिव है और अपने आप को जो है तिमुरिड्स कहा करते थे. मैटरनल साइड से देखा जाए, यानी कि इनकी मम्मी के साइड से देखा जाए, तो ये चंगेज खान के रिलेटिव है. यानी कि पैटर्नल साइड का रिलेशन देख लिया आपने, मैटरनल साइड का देख लिया. और जो यूरोपियंस हैं, यूरोपियंस जो हैं, जो इस फैमिली की इंडियन ब्रांच है, उसके लिए मुगल इन्होंने शब्द यूज किया, यानी कि जो ब्रिटिश आए उन्होंने. मुगल शब्द से ही एक और वर्ड इंस्पायर है जो कि है मोगली. रुडयार्ड किपलिंग की द जंगल बुक है. आपने मोगली मूवी भी देखी हुई, कई सारे कार्टून्स भी आए हैं इस पे, और मोगली बहुत ही फेमस कैरेक्टर है जो पूरे जंगल में यूं घूमता रहता है. सो जो मोगली शब्द है वो कहीं ना कहीं मुगल से ही आया है. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वर्ड. नाउ अब हम इनके सभी के सभी जितने भी एम्पायर थे, एम्परर थे, उनके बारे में बात करेंगे. कब जो है स्टार्टिंग हुई. सो ज़हीरुद्दीन बाबर फर्स्ट मुगल रूलर जो कि 1526 में सेंट्रल एशिया से, फरगना से आया था. अब ये भाई इंडिया आते हैं. इन्होंने जो है मुगल एम्पायर की स्थापना की. मुगल एम्पायर का स्टैब्लिशमेंट जो है इन्हीं के द्वारा किया जाता है. जब भी फाउंडर की बात आती है तो आपको बाबर का नाम ही मेंशन करना है, क्योंकि यही जो है फाउंडर रहे हैं मुगल एम्पायर के. भाई 1526 में आ जाते हैं, ये 1530 तक टिकते हैं, बाद में इनकी डेथ हो जाती है. फिर बारी आती है हुमायूं की. हुमायूं जो कि बाबर के सक्सेसर थे. इसके बाद ये आते हैं 1530 से 1540. 10 साल क्यों? क्योंकि 1540 में इनका शेरशाह सूरी के साथ जो है एक बैटल होता है और शेरशाह सूरी इसमें जीत जाते हैं. अच्छा, आपको पता होगा ग्रैंड
ट्रंक रोड जो है वो शेर शाह सूरी ने ही बनवाई है, और उनसे हुमायूं हार जाते हैं। फिर ये सफाविद जो कोर्ट है, ईरान के रूलर, उनको सफाविद रूलर कहा जाता था, वहां पे चले जाते हैं, उनके पास रहते हैं कुछ टाइम के लिए। बाद में मौका देके 1555 में वापस आ जाता है हुमायूं, और 56 तक टिकता है। अब आपको बताओ हुमायूं की डेथ कैसी होती है। एक्चुअली हुमायूं की डेथ ना किताबों के गिरने से हुई थी। वो लाइब्रेरी जा रहा था, अब मतलब लाइब्रेरी थी इसकी, और अचानक से ड्रॉर इसके ऊपर गिर जाती है, पूरी की पूरी किताबों से भरी ड्रॉर, तो उसके ऊपर गिर जाती है। वैसे बूढ़ा हो चुका था और इसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं, देखिए बाबर का नाम था पूरा जहरुद्दीन बाबर, और हुमायूं का नाम था पूरा नसरुद्दीन बाबर। अब अकबर की बात करते हैं, जलालुद्दीन अकबर। सो ये आते हैं 1556 से 1605 में, मोस्ट फेमस रूलर ऑफ मुगल एम्पायर। सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो है वो अकबर का ही माना जाता है। बहुत ही अच्छे रूलर, जैसे कि हमारी एनसीईआरटी बुक में बहुत बड़ा चढ़ा के बताया गया है मुगल रूलर के बारे में। इनफैक्ट मुझे ये चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, सभी रूलर नहीं, हाँ अकबर के बारे में आपको मोस्टली हर जगह अच्छा मिलेगा, बट इनफैक्ट एनसीईआरटी की बुक में भी औरंगजेब को भी ऐसा दिखाया गया है कि पूछो मत। बल्कि औरंगजेब ने क्या क्या काम किए आप भी इंटरनेट पे चेक करना, बहुत ही क्रूएल पर्सन था, बहुत ही क्रूएल, बहुत सारे लोगों को मारा, बहुत हिंदुओं को मारा, बहुत परेशान किया। लेकिन एनसीईआरटी की बुक में आपको शिवाजी महाराज हुए, और जो हमारे महाराणा प्रताप हुए, जो इंडियन रूलर्स थे हमारे, उनके बारे में कम दिया गया है, इंस्टेड इसके बारे में आपको ज्यादा मिलेगा। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट जहांगीर। फिर अकबर के बाद जो है वो जहांगीर आते हैं 1605 से 27 के बीच तक। फिर शाहजहां 1628 से 58 तक, औरंगजेब 1658 से 77 तक, और फिर जो लास्ट रूलर था, मतलब औरंगजेब के बाद जितने आते हैं उनका डिमिनिश्ड कैरियर था, ज्यादा इन्फ्लुएंशियल नहीं रहे और उन्होंने कुछ ऐसा खास भी नहीं किया। इसके बाद सबसे लास्ट जो रूलर था उसका नाम इसलिए हो गया, वो भी ज्यादा कोई फेमस नहीं था, नाम इसलिए हो गया क्योंकि वो लास्ट रूलर था मुगल एम्पायर का। 1857 में जब रिवोल्ट होता है तो बहादुर शाह जफर को जो ब्रिटिश आए थे वो उखाड़ के फेंक देते हैं। उस तरह से मुगल एम्पायर जो है वो एकदम खत्म बहादुर शाह जफर के बाद। अब देखिए, आप ये भी कह सकते हैं कि यार कृति मुझे डेट्स याद नहीं होती हैं, कि भाई इतनी सारी दे दिया मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो टाइम पीरियड याद कर लो। जैसे कि बाबर जो आया था उसका टेन्योर आप देख लो, 5 साल तक उसने शासन किया इंडिया में, बस उसके बाद वो नहीं रहा। फिर हुमायूं आता है, हुमायूं ने कितने साल किया, एक तो 1530 से 40, 10 ईयर्स यहाँ पे हो गए, और यहाँ पे 1 साल और, सो 11 ईयर्स मान लीजिए, 11 शगुन की 11 साल। अकबर का अगर आप काउंट करोगे तो आपको मिलेंगे 49 ईयर्स। 49 ईयर्स जो है वो अकबर यहाँ पे रहा। चलिए हम जहांगीर की बात कर लेते हैं। तो जहांगीर जो है वो तकरीबन यहाँ पे रहा 22 ईयर्स। अब भैया आपने 22 ईयर्स कर लिया। इसके बाद शाहजहां देखिए ये करीब रहते हैं 30 साल तक। औरंगजेब भी जो है लंबे समय तक ही रहे हैं। आप 1660 से ले लीजिए 75 तक, यानी कि 45 ईयर्स। अब आपको क्या करना है, इनको एक ऑर्डर में कर लेना है। सबसे ज्यादा टाइम तक अगर कोई रूलर रहा तो वो था अकबर, उसके बाद औरंगजेब आता है, फिर जो है हमारे पास शाहजहां है जो कि 30 साल रहे, जहांगीर जो है वो कम साल रहे यानी कि 22 ईयर्स तक रहे। फिर इसके बाद जो है आते हैं हमारे कौन, 11 साल शगुन का हुमायूं, और सबसे कम टाइम तक जो है वो रहे बाबर, यानी कि जो फाउंडर थे मुगल एम्पायर के। सो अगर आप नंबर से याद करेंगे तो आपको याद रहेगा। इनफैक्ट मैं भी भूल जाती हूँ, लेकिन जब से मैंने ये वाला ट्रिक फॉलो किया, ये वाला मेथड किया, तो मुझे याद रहता है कि भाई कब कौन आया था, और इनके टाइम पे जो भी बैटल हुए थे, पानीपत का जो बैटल हुआ, लोधी बैटल जो हुआ, इन सब के आपको नाम भी याद रखने हैं। सो ये तो हो गया हमारा मुगल एम्पायर के बारे में। वन मोर थिंग इज दैट कि आपको ये याद रखना है, जैसे कि मैंने बताया मोस्ट इन्फ्लुएंशियल जो एम्परर था वो था अकबर। तो इसने क्यों था, क्योंकि जो एक्सपेंडिचर है मतलब वो बड़ा, इसके टाइम पे जो फ्रंटियर्स है वो बड़े। अब भाई बाबर ने छोटा एरिया कैप्चर किया, बट जो हुमायूं आया उसने और एरिया कैप्चर कर लिया, अकबर ने जो है और ज्यादा कर लिया, जहांगीर के टाइम पे ये कम हो गया, शाहजहां के टाइम पे और बढ़ गया, औरंगजेब के टाइम पे और बढ़ गया। सो अगर मैक्सिमम हम फ्रंटियर का एक्सटेंशन देखेंगे
तो वो अकबर के टाइम पे हुआ था, मतलब ज्यादा से ज्यादा हिस्सा इसके अंडर आ गया और बहुत बड़ा इसने एम्पायर स्टैब्लिश कर लिया। अब इनके टाइम की रेवेन्यू पॉलिसीज क्या थी, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज थी वो क्या थी, डोमेस्टिक अफेयर्स किस तरह से होल्ड किए जाते थे, ये सब जो है हम वो लेटर टॉपिक में डिस्कस करेंगे। देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉनिकल्स। सो एज आई सेड दैट क्रॉनिकल्स वर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एम्पायर। सो हम देखते हैं किस तरह से बनाए गए। देखिए क्रॉनिकल्स की जब हम बात करेंगे तो मेनली 3 देखिए जिसको कमीशन किया गया था, अकबरनामा, शाहजहांनामा और आलमगीरनामा। अकबरनामा से तो समझ में आ रहा होगा कि भाई अकबर के बारे में है। शाहजहांनामा यानी कि शाहजहां के बारे में है, शाहजहां ने ये खुद लिखवाई थी अपनी हिस्ट्री। आलमगीरनामा जो है वो औरंगजेब के बारे में है। फ्रॉम टर्किश टू पर्शियन, ओके, सो व्हाई वी सेड सो, क्योंकि जो बाबर था उसकी जो लैंग्वेज थी वो थी टर्किश, क्योंकि ये टर्की से आते थे और जैसे कि मैंने बताया ये अपने आप को तिमुरिड्स भी कहा करते थे। बट बाद में ये लैंग्वेज जो है वो शिफ्ट हो जाती है पर्शियन में। जो अकबर आया उसने अपनी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो पर्शियन की। अब चूंकि रॉयल कोर्ट में ही पर्शियन लैंग्वेज यूज की जाती है, तो जितने भी अकाउंटेंट्स आते थे और जितने भी ऑफिसर्स आते थे उन सभी को भी पर्शियन सीखनी पड़ी और सब सीख गए। फिर जितना भी काम होता था ऑफिशियली वो सब कुछ पर्शियन में ही होता था। सो टर्किश पहले थी। अच्छा, जो बाबरनामा लिखा गया था वो भी टर्किश में ही लिखा गया था। बाद में अकबर ने इसको पर्शियन में ट्रांसलेट करवाया था। उर्दू, अब भाई उर्दू आपने भाषा के बारे में सुना होगा। उर्दू जो है ना वो कॉम्बिनेशन है, वो आप कह सकते हैं मिक्सचर है किसका, एक तो हिंदवी जो है उस भाषा का और जो पर्शियन है, पर्शियन और हिंदवी का मिक्सचर है। अब धीरे धीरे जो है पर्शियन भाषा ने हर चीज को इन्फ्लुएंस किया। लाइक जो राजस्थानी रिकॉर्ड्स हमें मिले, मराठा उस वक्त जो राजा थे उनके रिकॉर्ड्स हैं, तो कहीं ना कहीं जैसे आपके एरिया से लगा हुआ दूसरा एरिया है, तो जो आपके एरिया में दूसरी भाषा बोलते हैं आपको दूसरी भाषा आती है और बगल में कुछ और बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ फ्रेजेस होंगे, कुछ स्लोगन्स होंगे जो आपको धीरे धीरे आ जाएंगे। जैसे कि हम सभी इंग्लिश सीख गए हैं आज के टाइम पे, जो मोबाइल यूज करता है, अच्छा आपके घर में होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स होंगे वगैरह, तो उनको अगर इंग्लिश नहीं आती है और अगर उन्होंने मोबाइल चलाना सीख गया है तो वो बड़े नए नए शब्द यूज करेंगे। एक्चुअली मेरे अंकल हैं तो वो मोबाइल वगैरह यूज नहीं करते थे, स्मार्टफोन से उनको पसंद ही नहीं था। बट धीरे धीरे जब, क्योंकि ज्यादातर बिजनेस अब मोबाइल पे ट्रांसफर हो रहा है, इंटरनेट से ही सारा काम, आपको जीएसटी भरना है अपना तो उससे होना है, और जितने भी कॉन्टैक्ट्स है वो जरूरी था उनके लिए, क्योंकि उनके पास जो भी आते थे कस्टमर और जो भी सेलर आते थे वो कहते थे भाई आप अपना नंबर दे दीजिए, वहां पे मैं आपको अमाउंट ट्रांसफर कर दूंगा। सो उन्होंने सीख लिया। पहले उनको इंग्लिश नहीं आती थी बट मोबाइल चलाने के बाद धीरे धीरे आने लगी। इससे क्या हुआ, आप जब जिस तरह के माहौल में रहते हैं वो चीजें अपने आप सीख जाते हैं। सो पर्शियन जो लैंग्वेज है उसने हर लैंग्वेज को इन्फ्लुएंस किया। इनफैक्ट हमारी हिंदी में भी कई सारी चीजें जो है वो पर्शियन भाषा से इन्फ्लुएंस होंगी और इनफैक्ट हमें नहीं पता होंगे कि यार अच्छा ये भाषा से हमने ये शब्द लिया और ये हम हिंदी में यूज करते हैं, हमें तो पता ही नहीं है। जो अकबरनामा लिखा वो पर्शियन लैंग्वेज में ही लिखा। इस तरह से जो है लैंग्वेज वो शिफ्ट हो गई और जो भी पर्शियन बोलते थे उनका एक हाई स्टेटस था, क्योंकि जब राजा वो बोलता है, अकबर वो भाषा बोलता है, यानी कि अगर कोई और बोलता है तो उसको एक प्रेस्टीज लगती थी, यार हाँ देखो हम भी बोलते हैं। अच्छा आज के टाइम पे क्या है, इंग्लिश आप बोलते थे एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं लोग, OMG दैट गाय इज सो इंटेलिजेंट, क्योंकि उसको इंग्लिश आती है। और ये हिंदी बोलता है तो वो इतनी बड़ा बात नहीं करते। बट मैं आपको ये मैसेज देना चाहूंगी, अगर किसी को इंग्लिश नहीं भी आती है तो इसका मतलब ये नहीं है यार कि वो इलिटरेट है या फिर उसको कुछ नहीं आता। इट इज जस्ट अ लैंग्वेज। ये जो बात है मैं ज्यादातर अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, देख लेना आप, क्योंकि मुझे ये लगता है ये डिफरेंस जो है इसको हटाना बहुत जरूरी है। यू डोंट नो इंग्लिश देन आपको लोग ऐसे स्टेयर करेंगे जैसे कि आपने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। नहीं पता तो नहीं पता, उसमें क्या है। द मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ओके, सो मैन्यूस्क्रिप्ट को बनाना बहुत ही बड़ा टास्क होता था क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। लाइक पेंटिंग इन्वॉल्व है, कैलीग्राफी जो है वो इन्वॉल्व है। अब भाई जो पेजेस है उनको भी तो किसी ने बनाया होगा, पेजेस के पास लिखने वाले को लिखने के बाद जो है वो कैलीग्राफिस्ट चाहिए,
फिर उसके बाद हमें पेंटर्स चाहिए, पेंटर्स के बाद हमें बुक को बाइंड करने वाला चाहिए, मतलब सारे पेपर्स को, फोलियोस को जो बाइंड करे, फिर उसके बाद जो फाइनल काम होगा उसमें वो चाहिए। तो इतनी सारी प्रोसीजर्स जो है वो उसमें इंक्लूड थी, तब जाके एक मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो तैयार होता था। सो बहुत सारे लोग इसमें शामिल थे। अब जैसे कि मैंने कहा था मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स में सारे शामिल थे, तो जो प्रेस्टिजियस पोजीशन थी वो किसकी थी, जो पेंटर्स हुआ करते, जो पेंटिंग बनाते थे। क्योंकि पेंटिंग बनाने से देखिए एक तस्वीर हजारों शब्द बयां करती है, हजारों शब्द। लाइक अगर मैंने कुछ भी सिंपली ड्रॉ कर दिया तो मैं बोलने से ज्यादा मेरी वो तस्वीर बयां कर सकती है। अब बहुत सारी जगह जब पहले के टाइम पे इंसानों ने बोलना नहीं सीखा था तो केव्स में पेंटिंग मिली थी, जस्ट बिकॉज दे एक्सप्रेस देयर थॉट्स, बिलीफ एंड देयर व्यूज इनटू दोस पेंटिंग्स। लाइक उन्होंने अगर एनिमल्स को हंट किया तो उसकी पेंटिंग बनाई। अजंता एंड एलोरा में देखना, अब मैं भाई एलोरा ही बोलती हूँ, एलोवेरा नहीं बोलती हूँ। फर्स्ट वीडियो में ये मिस्टेक की थी। सो द मेकिंग ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स में आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसके लिए ना बहुत ही बड़े एक्सपर्ट्स को भी बुलाया जाता था, दूर दूर से लोग आते थे पेंटिंग्स के लिए। और जो प्रेस्टिजियस पोजीशन थी, हमने बात की पेंटर्स की होती थी, कैलीग्राफिस्ट्स की होती थी। इनफैक्ट इनको रैंक्स भी अवार्ड किया जाती थी कि भाई देखिए ये बहुत ही प्रेस्टिजियस है, इन्होंने ऐसा सा काम किया, सो रैंक भी दी जाती थी। फेवरेट कैलीग्राफी की बात करें, फेवरेट जो कैलीग्राफी क्या होता है ना, आर्ट ऑफ राइटिंग, आपने देखा होगा। वैसे तो मुझसे होगा नहीं बट फिर भी ट्राई करके देख लेते हैं। सच एज आई एम राइटिंग माई नेम in such way, okay, so कुछ इस तरह की वो स्टाइल ऑफ राइटिंग, दैट्स इट। सो ये जो है कैलीग्राफी है। वेल मेरी एक फ्रेंड है, वो बहुत ही अच्छी कैलीग्राफिस्ट है। आई सजेस्टेड हर दैट तुमको इसी में करियर बनाना चाहिए, बट शी जस्ट वांट टू डू यूपीएससी। यार लोग अपने टैलेंट को छोड़ देते हैं। अब हम बात करें यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बात करें तो चलिए, फेवरेट कैलीग्राफिस्ट जो स्टाइल होती है ना, राइटिंग स्टाइल, वो अकबर की कौन सी थी। तो अकबर की पर्सनली फेवरेट जो थी वो थी नस्तलिक। नस्तलिक जो कि एक फ्लूट टाइप की स्टाइल थी जिसमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक्स हुआ करते थे। अच्छा आपकी बुक में ये दी गई है तो एक बार देख लेना, क्योंकि मैंने क्या कहा, पिक्चर्स आपको ज्यादा हेल्प करती है कुछ याद करने में। अभी मैंने इतना लंबा समझा देना है, लास्ट में कहोगे यार समझ में नहीं आया कुछ, या फिर हम भूल गए, तो वो भूलने की प्रॉब्लम होती है। तो बुक्स में जो पिक्चर्स है उनको रिफर करते रहा करो टाइम टू टाइम। अब चलिए हम बात करते हैं तो पेंटेड इमेजेस। पेंटेड इमेजेस, इमेजेस के लिए लंबा लंबा स्पेस छोड़ा जाता था। वो कैसे, पहले तो हम बात करते हैं पेंटर्स लाइक बिजार। ओके, लिख लिया, लिखने का काम है। पहले तो उसको रफ लिखा जाता था, बाद में उसको फेयर किया जाता था, फिर मतलब कॉपी करते था कोई टेक्स्ट, और फिर लंबी लंबी जगह छोड़ दी गई। जैसे कि आपको आपके नोट्स बनाने हैं तो आपने लिखा और फिर सोचा यार पेंटिंग या फिर जो भी आपको स्केच ड्रॉ करना है, कुछ भी ड्रॉ करना है, आपने उसके लिए स्पेस छोड़ दिया, बाद में कर दिया। सो बहुत ज्यादा स्पेस छोड़ा जाता था। जैसे कि वॉर्स हुए, बैटल हो रहे हैं, और कुछ भी सीन डिस्क्राइब करना है कोर्ट का, तो उसके लिए पेंटर्स आते थे, फिर वो बनाते थे और बाद में जो है वो तैयार होती थी। अब इसके लिए दूर दूर से पेंटर्स आया करते थे, दूर दूर से लोगों को बुलाया जाता था। फेमस जो आर्टिस्ट थे ना वो सफाविद कोर्ट के थे। सफाविद कोर्ट कौन, ईरान के जो रूलर हैं, मैंने अभी आपको बताया वो सफाविद ही हैं। तो उनके कोर्ट में बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे और बहुत फेमस आर्टिस्ट थे। मतलब वो उस कोर्ट में वर्कशॉप जो है वो होती थी आर्टिस्ट की, दूर दूर से आते थे सीखने के लिए। सो सफाविद रूलर का जो एक फेमस आर्टिस्ट था उसका नाम था बेहजाद। अब एक बात बताऊं, हुमायूं के साथ एक आर्टिस्ट आया था। मैंने कहा 1530 से 40 के बीच में ये इंडिया में रहा था हुमायूं। इसके बाद जो है ये कहाँ चला गया था, सफाविद रूलर के कोर्ट में चला गया था, और वहां से ये अपने साथ दो आर्टिस्ट लेके आया था। एक का नाम था मीर सैयद अली और दूसरा का नाम था अब्दस समद। इन दोनों के नाम याद रखना, दोनों के नाम याद रखना, क्योंकि जब भी ये इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा तो आपको मेंशन करना होगा। और भी बाकी आर्टिस्ट्स आते थे। सो कुल मिला के कद्र बहुत करती थी आर्टिस्ट्स की। अच्छा अकबर खुद पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इसने बहुत ज्यादा आर्ट एंड कल्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया, क्राफ्ट प्रोडक्शन पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया। खुद पढ़ा लिखा नहीं था, ये कहते हैं ना कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आपको उस चीज की वैल्यू नहीं है, बट उसको वैल्यू थी। नेक्स्ट वी हैव द अकबरनामा एंड द बादशाहनामा। आई होप आई नॉट लीविंग एनी टॉपिक।
अकबरनामा एंड द बादशाहनामा की बात करते हैं। सो ये जो है वो अबुल फजल के द्वारा लिखा गया। थोड़ी सी अबुल फजल की हम हिस्ट्री देख लेते हैं। अबुल फजल जिसको अरबिक आती थी, जिसको पर्शियन आती थी, जिसको ग्रीक फिलोसफी भी आती थी, so उसको बहुत सारी लैंग्वेज आती थी, एक इंटेलेक्चुअल पर्सन था ये। और अकबर इसकी क्वालिटीज को देख के बड़ा इम्प्रेस हुआ था और उसको हाल जो है अपॉइंट कर लिया था अपने कोर्ट में। सो ये जो है 9 रत्नों में से एक था अबुल फजल। अब इसने जो है 13 साल लिए अकबरनामा को प्रिपेयर करने में। जो अकबरनामा है ना, ये अबुल फजल ने ही लिखा था। सो तकरीबन 13 साल लग गए थे इसको ये बनाने में। अब देखिए अकबरनामा को 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया। यहाँ पे नहीं, हमने नहीं, मतलब अबुल फजल ने जब बनाया था उसने डिवाइड किया था। सो हम बात करते हैं साइकिल ऑफ अकबर लाइफ। अकबरनामा को बनाने की जो प्रोसेस है वो 1589 में शुरू हो गई थी और इसको खत्म होते होते, मतलब समझ लो अबुल फजल ने अपनी डेथ तक इसको लिखा था पूरा। जब तक उसकी डेथ नहीं हो गई थी तब तक वो लिखते ही रहा था और कंप्लीट भी नहीं हुई थी तब तक। तो साइकिल ऑफ अकबर लाइफ, अकबर की जन्म से लेके उसके 30 साल, इनिशियली जो 30 साल है तब तक की पूरी हिस्ट्री दी है फर्स्ट वॉल्यूम में। सेकेंड बुक में बात करें तो 46th रेगनल ईयर यहाँ पे दिया गया, यानी कि 30 के बाद जो है फिर 40 आप ले लो और 46 पूरा यहाँ पे, यानी कि 30 to 46 इसमें लिखा है। फिर बात आती है आईने अकबरी की। भाई आईने अकबरी को भी हम और पार्ट्स में डिवाइड कर लें। आईने अकबरी के भी यहाँ पे 5 वॉल्यूम है जो कि हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे। बादशाहनामा, बादशाहनामा के ऑथर जो है वो है अब्दुल हामिद लाहौरी। एक्चुअली जब आईने अकबरी लिखने की बारी आती है उस वक्त अकबर के बेटे सलीम और उनके अकॉम्प्लिस जिसका नाम था अबीर सिंह बुंदेला, ये दोनों मिलके कॉन्स्पिरेसी करते हैं अबुल फजल के खिलाफ और अबुल फजल को मार देते हैं। सो यहाँ पे अबुल फजल का किस्सा खत्म। अब बारी आती है बादशाहनामा की। तो बादशाहनामा के ऑथर जो है वो थे अब्दुल हमीद लाहौरी, जो कि जो अबुल फजल था उन्हीं के ही डिसिपल थे। क्योंकि यार हजारों की लाइन में लोग खड़े होते थे कि भाई हमें भी ऐसा लिखना है। अब जैसे कोई सेलिब्रिटी रहता है ना, तो सेलिब्रिटी का असिस्टेंट या फिर उनके लिए काम कौन नहीं करना चाहेगा। सो वही हो गया। अबुल फजल एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी था क्योंकि उसके हाथ में ही सब कुछ लिखना वगैरह था। जितनी हिस्ट्री लिखनी थी उसी ने लिखी है। बहुत नवरत्नों में से एक था, 9 ज्वेल्स में से, जो कि अकबर के कोर्ट में थे। सो इसलिए उसके लिए कौन काम करना नहीं चाहेगा। सो जब जैसे ही उसकी डेथ होती है उसके बाद अब्दुल हामिद लाहौरी जो है इस बादशाहनामा के ऑथर थे जो वो लिखते हैं। उलमा कहते थे पेंटिंग्स नहीं बना क्योंकि ये आप धर्म के खिलाफ कर रहे हो, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। कंजर्वेटिव ऑर्थोडॉक्स जो उलमा होते थे उनका कहना था। बट अकबर ना बड़े ही खुले विचार का था। इनफैक्ट अबुल फजल भी बहुत ही खुले विचार का था। मतलब अगर उस टाइम से कंपेयर किया जाए तो वो कहते थे ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई पेंटर अपनी पूरी कोशिश भी कर ले तो भी वो अल्लाह के स्थान पे नहीं बैठ सकता है। वो केवल अपनी आर्ट से दिखाना चाहता है और एक तरह की ये एक शिद्दत ही हुई, ये भगवान की पूजा करना ही हुआ, ये अल्लाह की इबादत करना हुआ कि जिस तरह से वो पेंटिंग्स बनाता है वो उसमें पूरी जान डालता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप को मोहम्मद साहब से कंपेयर कर रहा है। सो ये चीज, ये इस तरह के जो है रीजंस दिए गए। अब देखिए ये जो चीज मैंने आपको एक्सप्लेनेशन बताया, आप चाहो इसको तो आराम से 8 मार्क्स अगर क्वेश्चन भी आए तो इसको लिख सकते हो। सो एक्सप्लेनेशन वाली चीज जो है वो आपके हाथ में है कि आप इसको कितना ज्यादा लेंथी और शॉर्ट कर सकते हो। 3 मार्क्स का आता है तो उस हिसाब से एडजस्ट कर लो, 8 का आता है तो उस हिसाब से कर लो, अगर 4 का आता है तो उस हिसाब से कर लो। Okay, so I think I have explained everything. Now I need to erase this so that I can explain you further topics. अभी बादशाहनामा किस राजा की थी? So बादशाहनामा जो है वो शाहजहां की हिस्ट्री है। So इसको 3 वॉल्यूम्स में लिखा गया, फर्स्ट और सेकंड वॉल्यूम, मतलब हर एक वॉल्यूम में 10-10 साल की कहानी है। सो टोटल 30 साल। अब भाई शाहजहां का हम देखते हैं टेन्योर कितना का रहा। यस, ये 30 साल का था। सो पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है वो आपको बादशाहनामा में मिल जाएगी शाहजहां की। बाद में इसको रिवाइज किया जाता है सदुल्ला खान द्वारा। सदुल्ला खान क्यों? क्योंकि जो अब्दुल हामिद लाहौरी है लास्ट टाइम पे ड्यू टू इन्फॉर्मिटीज उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसकी डेथ हो जाती है। सो फिर ये सदुल्ला खान के पास ये सारा काम पहुंच जाता है। रिवाइज मतलब एक बार में कोई चीज़ यार सही नहीं बनती है, बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती हैं। जैसे कि आज के टाइम पे अगर आपसे मिस्टेक होती है
तो फिर आप जो है इसके लिए यूज कर सकते हो व्हाइटनर और अपनी मिस्टेक को छिपा सकते हैं। बट पहले व्हाइटनर जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था, तो और ऑफिशियली भी काम हो रहा है ना, ऑफिशियली आप काम करोगे तो भी आप व्हाइटनर यूज नहीं कर सकते हो। सो यहाँ पे ये इंश्योर किया जाता था कि भाई सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन हो। अब बारी आती है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784। भाई अंग्रेजों ने इंडिया को तबाह तो किया है, उसमें कोई शक नहीं है, बट कई सारी चीजों को प्रिजर्व करने के लिए इनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। जैसे कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में सर विलियम द्वारा बनाई जाती है। और इसके बाद इसका काम क्या था, जो भी मुगल एम्पायर के क्रॉनिकल्स थे इंपॉर्टेंट, उनको प्रिजर्व किया गया। इनफैक्ट अकबरनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था हेनरी बेवरेज के द्वारा, और अभी तक जो है बादशाहनामा को ट्रांसलेट नहीं किया गया है। सो बहुत सारे टेक्स्ट जो है वो ट्रांसलेट की गई। अब देखिए एक चीज मैंने यहाँ पे छोड़ दी, पेंटेड इमेजेस में जब जो पेंटिंग्स बनाई जाती थी तो कई बार क्या होता था, उल्मा, ऑर्थोडॉक्सी उल्मा और जो रूलर है उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता था। वो कारण क्या था, ऑर्थोडॉक्सी उल्मा से क्या मतलब, जो टीचिंग्स देते हैं, जो भी हमारा कुरान में लिखा है उनकी टीचर्स आप कह सकते हैं, वो उल्मा थे। ऑर्थोडॉक्स मतलब थोड़ी पुरानी विचारधारा टाइप के, कि भाई जो भी चीजें दी हैं उनका मानना है। जैसे कि उनका मानना था कि पेंटिंग्स नहीं बनानी चाहिए, ये एकदम हदीस में, ये कुरान में नहीं दिया गया है और ये एकदम अगेंस्ट है, आप गलत काम कर रहे हो, ये अल्लाह के खिलाफ काम कर रहे हो। वो क्यों, क्योंकि जो पेंटिंग्स बनाते हैं तो कहा जाता है पेंटिंग्स ऐसे बनती है एकदम ओरिजिनल लगती है, जैसे कि वो सीन आपके सामने आ गया हो। और ये चीज जो नेचुरलिस्टिक सीन क्रिएट करना है वो केवल और केवल अल्लाह के हाथ में है, वो केवल मोहम्मद साहब के हाथ में है, और किसी को हक नहीं है कि वो नेचुरलिस्टिक वे में किसी चीज को मतलब रिक्रिएट कर सके, इसमें जान डाल सके। जस्ट सोवेनिटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सो हम सोवेनिटी देखते हैं, ये एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट से मेरा मतलब है जो मोनार्क है उसने कहा कि भाई हम आपकी लाइफ की, आपकी प्रॉपर्टी की, आपके ऑनर की और आपकी फेथ की रक्षा करेंगे, बट इसके बदले में आपको स्टेट की बात माननी होगी, स्टेट की जो अथॉरिटी है उसको एक्सेप्ट करना होगा, तभी हम ये सारी चीजें करेंगे। सो लोगों ने एग्री किया, जो सब्जेक्ट थी उसने एग्री किया। अब आपकी बुक में देखिएगा जहां से मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ उसमें एक पेंटिंग दी गई है। उस पेंटिंग में क्या है, लॉयन और लैंप साथ में बैठे हुए हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। सो ये क्या दिखाता है कि जो स्टेट था उसमें इतनी ज्यादा हार्मनी थी। हार्मनी कैसे, जो स्ट्रॉन्ग पर्सन है, जिसके पास ज्यादा पावर है, वो रह सकता है, और स्ट्रॉन्ग के साथ साथ जो वीकर सेक्शन है, अगर कोई व्यक्ति इतना मजबूत नहीं है वो भी रह सकता है। तो अमीर गरीब हर तरह के लोगों के लिए स्टेट था, क्योंकि उन्होंने एगैलिटेरियन सोसाइटी बना के रखी थी और जस्ट था एकदम, कि अगर नोबल पर्सन है, कोई गलत काम करता है, पनिशमेंट उसको दी जाएगी अगर वो किसी वीक पर्सन को ट्रबल क्रिएट करता है उसके लिए। सो दिस वॉज जस्ट सोवेनिटी एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। से एक पिक्चर है बाबरनामा में, उसमें इस तरह की बनाई गई है, जिसमें राजा खड़ा है यू तीर ताने और वो एनिमी को शूट कर रहा है, नीचे जो है लैंप और लॉइन साथ में बैठे हुए हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव इज द कैपिटल्स एंड द कोर्ट्स। भाई कैपिटल ना हर्ट होती है, हर्ट मुगल एम्पायर की तो भाई ये हर्ट ही थी। सो जहां पे कैपिटल रहेगी वहीं पे कोर्ट रहेगा। अब हम स्टार्टिंग से देखते हैं कब कब कौन सी कैपिटल हुई और कैसे कैसे कोर्ट शिफ्ट हुआ। फर्स्ट टॉपिक इज आगरा, आई मीन टू से फर्स्ट कैपिटल इज आगरा। सबसे पहले आगरा थी। बाबर ने, जो कि फाउंडर रहा है मुगल एम्पायर का, सो जब आया था इसने लोधी को हराया था और उसके बाद आगरा पे कब्जा कर लिया और इसको अपनी कैपिटल बनाया, वहीं इसका कोर्ट था। बट ये 1526 से 1530 के बीच में रहा और ये 4 साल फ्रीक्वेंटली इसका कोर्ट जो है मूव करता रहा, मतलब जहां पे भी ये भागता था, जहां पे भी जाता था वहां पे कोर्ट इसका मूव हो जाता था। तो टेम्पररी नहीं था, बट अगर हम ऑफिशियली बात करें तो आप हमेशा से ये कहेंगे कि बाबर की जो कैपिटल थी उसने आगरा को बनाया था। नेक्स्ट में है फतेहपुर सीकरी। अब भाई अकबर शिफ्ट होते हैं, अकबर ने आगरा से शिफ्ट कर ली फतेहपुर सीकरी। एक कारण ये था कि फतेहपुर सीकरी के रास्ते में एक बहुत ही फेमस सूफी सेंट जिनका नाम था सूफी मोहिउद्दीन चिश्ती, उनकी दरगाह पड़ती थी। सो अजमेर में थी वो। सो सीकरी का रास्ता था, वहां से अजमेर के लिए जाया जाता था। अच्छा, आपने भक्ति सूफी एंड ट्रेडिशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें हमने बात भी की थी कि अकबर जो है
16 बार से ज्यादा गया था उस दरगाह में। मतलब अगर उसके बच्चों का बर्थडे है तो वो जाया करता था, वॉर शुरू होने वाला है तो जाया करता था, वॉर खत्म हो गया जीत गया तो जाया करता था, बहुत सारे गिफ्ट जो है अपने साथ ले जाया करता था, अपनी एनिवर्सरी पे जाया करता था। सो ये सारी चीजें थी, यही कारण था कि फतेहपुर सीकरी जो है उसने चूज किया। इनफैक्ट फतेहपुर सीकरी में अकबर ने एक व्हाइट मार्बल टूम को भी कमीशन किया था, जो कि सलीम चिश्ती के लिए बनवाई थी जामा मस्जिद के बगल में जस्ट। अब इसके बाद आती है लाहौर। 1585 में लाहौर शिफ्ट हो गई कैपिटल। फिर इसके बाद जो है शाहजहां के टाइम पे हम बात कर रहे हैं, ये शाहजहां के टाइम वाली, तो उस वक्त आगरा शिफ्ट हो गई थी। अब देखिए जहां जहां कैपिटल गई, आपको याद रखना है उस जगह की इंपॉर्टेंस जो है वो बढ़ती गई, और वहां के लिए सभी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड कराते गए, क्योंकि आसपास के एरिया को लिंक करना है कैपिटल से। वो ऑब्वियस सी बात है, अगर कैपिटल होगी तो वो इम्पोर्टेंट रीजन बन जाएगा आगरा। अब शाहजहां बाद जब शाहजहां थे उस वक्त आगरा हो गई। शाहजहां ने जो है वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 7 वंडर है वर्ल्ड में, जिसमें से एक है ताजमहल, और ताजमहल इन्होंने बनवाया। एक्चुअली ना शाहजहां पैशनेट था बिल्डिंग बनवाने का, यही कारण है कि उसने अपनी वाइफ की याद में जो है ताजमहल बनवाया। इसकी लेकिन स्टोरी एक अलग भी अगर आप पढ़ेंगे तो जहां ताजमहल बनवाया गया वहां पहले एक शिव मंदिर था, उसको हटा के फिर जो है यहाँ पे ताजमहल बनाया गया। और कई सारे लोग ये भी कहते हैं कि वो नूरजहां के याद में उसने बनवाया, ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट वो नूरजहां को बहुत बुरी तरीके से ट्रीट करता था। सो बहुत सारी स्टोरीज हैं, कभी पढ़िएगा फुर्सत मिले तो पता चलेगा, क्योंकि मैंने कई सारे आर्टिकल्स पढ़े, उसी की बेसिस पे बता रही हूँ मैं। और मुझे इतनी ज़्यादा सर्टेनिटी भी नहीं है कुछ टॉपिक्स में, तो मैं उनको डीप नहीं बताऊंगी आपको, क्योंकि अगर मुझे नॉलेज नहीं है तो मैं आपके साथ कैसे शेयर कर सकती हूँ। सो मैंने हाफ छोड़ दिया, बाकी सर्च करना। हाँ, शाहजहांबाद 1648 में हो जाती है। शाहजहांबाद एक्चुअली ये कहाँ पे थी? सो शाहजहांबाद जो है वो दिल्ली का ही ओल्ड रेजिमेंटल एरिया था, जिसको न्यू वर्जन दिया गया था, नया तैयार किया गया था, शाहजहांबाद के नाम से इसको नाम दिया गया था। यहाँ पे चांदनी चौक थे, बाजार थे, और इनफैक्ट ऐसा भी माना जाता है शाहजहांबाद को जो है डिजाइन किया गया था जहानारा के द्वारा। अब भाई हमने ये देख लिया, नेक्स्ट देखते हैं द मुगल कोड। मुगल कोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई, देखते हैं हम कि कैसा दिखता था। सबसे पहले अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज थी, हम कहें सेंट्रल पीस, तो वो थी तख्त, जहां पे जो मुनाक है वो बैठेगा, जो एम्परर है बैठेगा। अब उस तख्त से जो है एक ऊपर की तरफ, मतलब बहुत बड़ी बिल्डिंग है क्योंकि, तो कोर्ट के अंदर जो है इस तरह से लाइट पड़ती थी एक होल से, ताकि वो तख्त पे ही जाती थी। और ये एक हम कह सकते हैं ऑस्पिशियस चीज मानी जाती है इस तरह से लाइट पड़ना। जब मंदिरों में देखना आप, डायरेक्ट भगवान जहाँ पे होंगे वहां पे डायरेक्ट लाइट पड़ती है। सो कई सारे ऐसे होते हैं मंदिर, सूर्य मंदिर तो ऑलरेडी सारे जो है इसी तरह के होते हैं। अब यहाँ पे मुगल कोट सेंट्रल पीस वो तख्त हो गया। इसके अगल बगल में कौन? हवा करने वाले। वेल मुझे यहाँ हवा करने वाला कोई नहीं है, इनफैक्ट मैंने तो फैन ऑफ भी करके रखा है। सो हवा करने वाले लोग लगे, यानी कि दास हो गए। इसके बाद आप देखिए, आप क्लास में जाते हैं, कुछ एटिकेट्स होते हैं जो आपको फॉलो करने ही होते हैं। अगर आप वो नहीं करते हैं, इट मीन्स दैट आपका टीचर आपको क्लास के बाहर भी निकाल सकता है। जैसे कि आप क्लास में जाते हैं, देन आप हमेशा पूछेंगे मे आई कम इन सर, और मे आई गो हियर एंड हियर, मतलब जहाँ पे भी जाना तो आप परमिशन लेंगे ना। और अगर आप टीचर से मिलते हैं, आप गुड मॉर्निंग करेंगे, नमस्ते करेंगे, गुड आफ्टरनून करेंगे, जो भी टाइम हो, ये एटिकेट हो गया। नहीं करते हैं, इट मीन्स दैट आप बड़े बदतमीज है बिल्कुल भी आपको कुछ आता नहीं है। सो यहाँ पे कोई भी जाता था मुगल कोर्ट में, तो ये बहुत ही मैंडेटरी था कि उसको कोई ना कोई सबमिशन जो है वो करना ही है। उनके खुद के पॉस्चर थे जो कि सब परफॉर्म किया करते थे, जैसे कि हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सबमिशन बोले सिजदा, इसमें पूरा जो है झुक जाया करते थे, कुछ इस तरह का पॉस्चर होता था, एकदम झुक गए, ये हो गया सिजदा। नेक्स्ट हम बात करें और तरह की भी सर्वेशन हुआ करते थे शाहजहां के टाइम पे। बात हम देखते हैं तो चाहर, तस्लिम और जमीन बोस, ये 3 तरह के सबमिशन थे जिनको रिप्लेस कर दिया गया था, जो अकबर के टाइम पे चलते थे। चाहर क्या था? एक्चुअली जो आपकी राइट हैंड की पाम है, इसका बैक साइड आपको जमीन पे रखना है, और रखना है, फिर धीरे धीरे उठाना, और तब तक उसी दौरान जो है जो किंग है वो आपके सर पे हाथ रख देगा, तो मतलब ब्लेस्ड हो गया, आपका प्रोसीजर हो गया, फिर आप खड़े हो सकते हो। जमीन बोस, किसिंग द ग्राउंड, जमीन को चूमना है। तस्लीम, ये भी एक तरह का जो है पॉस्चर ही होता था, सबमिशन होता था कुछ इस तरह से।
ए मेरे आला, समथिंग लाइक दिस. सो इस तरह से करते थे. जहांपना या जहांपना शब्द यूज किया करते थे. थॉमस रॉ द इंग्लिश एनवॉय ऑफ जेम्स फर्स्ट. ओके, जहांगीर के टाइम पे थॉमस रॉ जो एम्बेसडर होते थे ना, लाइक मंगोल रूलर है तो वो इंडिया में जो रूलर है उनके पास अपना कोई एम्बेसडर भेजेगा. लाइक अगर कोई भी ओवरसी ट्रेड होता है तो ये कम्युनिकेट करते हैं बीच में एम्बेसडर. तो इसमें एक इंग्लिश एनवॉय आया था जिसका नाम था थॉमस रॉय, और जेम्स फर्स्ट का एनवॉय था ये. जहांगीर के कोर्ट में आता है और ये डायरेक्ट आते साथ क्या अपने यूरोपियन स्टाइल में मीट एंड ग्रीट करता है, जो कि शाहजहां को बिल्कुल पसंद, सॉरी जहांगीर को बिल्कुल पसंद नहीं आया. सो इसके बाद वो आते साथ क्या कहता है, मुझे चेयर ऑफर करो. सारी हमारी फॉर्मल मीटिंग है ना, आप उसमें कुछ ऐसा इनफॉर्मल नहीं कर सकते हो. सो आप जाओ अपने प्रिंसिपल के पास, प्रिंसिपल बैठा भी ना हो और आप बैठ जाओ चेयर पे और कहो यार कुछ नाश्ता वाश्ता मंगवाओ. सो कुछ इसी तरीके का था. तो जब थॉमस रॉ ने कुछ इस तरह का बिहेव किया तो कोर्ट में जितने लोग थे वो सारे एकदम सरप्राइज हो गए कि यार कर क्या रहा है ये बंदा, मतलब क्या फंसना है इसको, क्योंकि इसके लिए काफी हैवी पनिशमेंट भी थे. सो ये कुछ चीजें थी. अब एक और चीज, जैसे ही मोनार्क की एंट्री होती है कोर्ट में तो फिर सबको उठना है, जो भी नोबल्स उसके पास बैठे हैं सबको उठना है और मोनार्क बैठेगा और जब वो कहेगा तभी सब बैठेंगे, उससे पहले कोई नहीं बैठेगा. वो कोई बैठता है पनिशमेंट तुम्हारे लिए रेडी है. ये कुछ ऐसा था. और प्रॉक्सिमिटी थ्रोन के पास भी देखी जाती थी, जैसे कि जो हमारा मोनार्क है ये यहाँ पे बैठा है तो इसके पास जो पहले बैठा है इस यहाँ पे इट मीन्स दैट उनका काफी हाई स्टेटस है इन हायरार्की. सो इस तरह से ये अगर बैठा है यहाँ पे तो ये ज्यादा बड़ा है, ये छोटा है, इसका स्टेटस कम है, इसका और स्टेटस कम है, इसका और स्टेटस कम है. तो पोजीशन जो है वो स्टेटस बताती थी. अब कुछ रिचुअल्स जो कि अकबर के द्वारा इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, जैसे हम बात करें झरोका दर्शन. झरोका दर्शन में क्या होता था कि बालकनी थी. अकबर सुबह से उठा, कोई भी मुनाक सुबह से उठा, प्रेयर की उसने, यानी कि नमाज पढ़ी. नमाज पढ़ने के बाद जो है झरोका होता था, बालकनी में खड़े हो जाएंगे सारे ऑडियंस नीचे इंतजार कर रही है, सब्जेक्ट इंतजार कर रही है, यानी कि इसमें हर तरह के लोग शामिल हैं, आम जनता. और 1.5 घंटे का मीट एंड ग्रीट है बालकनी से, किसका, मोनार्क के और सब्जेक्ट के बीच में. सो ये काफी प्रेशियस मूवमेंट माना जाता था क्योंकि इस वक्त जो है इंटरेक्शन हो रहा है किसका, आम जनता का और एक राजा का. नेक्स्ट वी हैव दीवाने खास. अब देखिए झरोका दर्शन हो गया, ये 1-1.5 घंटे चलेगा. उसके बाद आएगा दीवाने खास. मीटिंग होगी खास लोगों के साथ, यानी कि जो कोर्ट के नोबल्स हैं और जो मोनार्क है उनके बीच में होगी. जो भी इश्यूज उन्हें डिस्कस करने हैं, क्या चल रहा है उस राज्य में, क्या चल रहा है यहाँ, क्या चल रहा है, वो सब डिस्कस होगा. दीवाने आम यानी कि आम लोगों की, लाइक इसमें जो है लोगों की समस्या सुनी जाएगी, आम जनता की समस्या सुनी जाएगी. सो ये जो है कुछ कोर्ट का प्रोसीजर होता था, ये सारी चीजें परफॉर्म की जाती थी. अब स्पेशल ओकेजन पे समझ लो ब्राइड की तरह कैपिटल को सजाया जाता था, ब्राइड की तरह. परफ्यूम कैंडल्स मंगवाई जाएंगी, स्पेशल होल्डर्स होंगे उनको होल्ड करने के लिए, सब जगह फूल लगा दिए जाएंगे, मतलब बहुत अच्छी डेकोरेशन. स्पेशली किन ओकेजन्स पे, जैसे कि शाबे बारात. शाबे बारात जो है एक स्पेशल ओकेजन है. अगर हम हिजरी कैलेंडर के हिसाब से ले तो हिजरी कैलेंडर में 8th मंथ को फुल मून निकलता है. उस वक्त ऐसा माना जाता है मुस्लिम जो है वो अपकमिंग ईयर में अपनी डेस्टिनी में पहुंच जाएंगे और जो उनके सिंस हैं वो सब धुल जाएंगे, मतलब पाप धुल जाएंगे. तो ये शाबे बारात हो गया, होली हो गई, ईद हो गई. तो ये ओकेजन बहुत धूमधाम से मनाए जाते थे. और कुछ हमने स्पेशल ओकेजन 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जैसे कि लूनार एंड सोलर बर्थडे ऑफ मोनार्क. दूसरा हो गया हमारा नौरोज जो कि ईरानियन न्यू ईयर है ऑन द वर्नल ऑफ यूनक्स. सो ये चीज बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी और सबको बहुत दूर दूर से इनवाइट भी किया जाता था. Now we need to see the next one we have is the titles and gifts. Okay, I want to tell you one thing that I have recorded all this video. मैंने कर लिया था, पूरा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था. बट क्या हुआ, जब मैंने चेक किया तो मुझे पता चला ये रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, क्योंकि मेरी जो SD कार्ड है वो उसकी मेमोरी एकदम फुल हो चुकी थी, तो कुछ स्पेस नहीं बचा था, जिसकी वजह से मैं केवल बोल रही थी और कुछ रिकॉर्ड नहीं हो रहा था. सो थोड़ी मेरी एनर्जी आपको कम लगेगी इसमें, क्योंकि मैं ऑलरेडी 1.5 घंटे से तो लगातार बोल ही रही हूँ. ओके, सो टाइटल्स एंड द गिफ्ट्स. भाई कोर्ट में जाओगे आप, कुछ गिफ्ट तो ले जाने होंगे ना. आपके घर रिश्तेदार आते हो, जो रिश्तेदार आपके लिए गिफ्ट नहीं लाए
कसम से वो बड़े बेकार लगते हैं कि भाई आपके पेरेंट्स एक तो आपको बड़े परेशान करेंगे, रिश्तेदार आने वाले, ये सामान लिया वो सामान लिया, सब कुछ लाओ, और पता चला जाए और आए कुछ दे के ना जाए, तो दिल को एकदम धक्का सा लग जाता है। बचपन में तो यही होता था, अब तो खैर नहीं लगता, लेकिन बचपन में कोई पैसे दे दे, कोई रिश्तेदार आए या गुल्लक में हार डाले, मजा आ गया भाई, अब इसका तो मुझे ये खरीदना है वो खरीदना है, सब ऐसे करते थे। लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन अगर आप भी करते थे तो। टाइटल्स एंड गिफ्ट्स, टाइटल्स दिए जाते थे, अवार्ड्स मिलते रहे, तो यार एक मोटिवेशन टाइप मिलती रहती है। जैसे कि आपने मेरा वीडियो देखा, आपने कहा दैट कृति यू रियली टीच वेरी वेल, आई सिक्योर्ड गुड मार्क्स इन माय एग्जामिनेशन, तो मुझे अच्छा लगेगा। ये मेरे लिए एक तरह का अवार्ड हो गया क्योंकि आपने मेरे काम की तारीफ की। सो यहाँ पे इनको टाइटल दिए जाते थे, गिफ्ट दिए जाते थे इनके काम के लिए। किसको? जो नोबल्स रहते थे उनको। हाईएस्ट जो टाइटल था ना कोर्ट में, वो था टाइटल असफ खान। इसके बाद टाइटल मिर्जा राजा, जो कि औरंगजेब ने अपने 2 नोबल को दिया था, जय सिंह और जसवंत सिंह, इनको मिर्जा राजा का टाइटल मिला था। अब एक और चीज, पेड टाइटल भी मिलते थे, जैसे कि मैं कोई चला दूं कृति अवार्ड, कृति अवार्ड चला दिया और मैंने इसके लिए पैसे देने होंगे ना, भाई मैंने कौन सा महान काम कर दिया है कि मेरे लिए चलने लगेंगे, पैसे देने होंगे। सो पेड टाइटल इस तरह के चलते थे। इनफैक्ट एक केस भी है कि एक व्यक्ति, एक नोबल जिसका नाम था मिर खान, और उसको ए जुड़वाना था अपने नाम में और फिर उसको एज अ टाइटल यूज करना था, तो उसने औरंगजेब को 1 लाख जो है रुपए दिए थे। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है, तो इस हद तक लोग पे किया करते थे टाइटल के लिए। रॉब ऑफ ऑनर, सरापा, सैश, पद्मा, मुरस्सा, ओके, कपड़े पहना करते थे मोनार्क, रॉब ऑफ ऑनर खिलाफ बोला करते थे। तो एक बार उन्होंने पहन लिए, किसी और को दे दिया। जैसे कि सेलिब्रिटीज के जो कपड़े होते हैं उनकी बोलियां लगती हैं, सो ऑक्शन होती है उनकी, कुछ इसी तरीके से यहाँ पे भी होती थी। यहाँ गिफ्ट में दिया करते थे, कुछ भी पहना उनने हाल उतार के दे दिया, मतलब बहुत बहुत धन्य हो गया जिसको वो मिला। ये रॉब ऑफ ऑनर यानी कि खिलाफ। सरापा, सरापा क्या एक गारमेंट होता था हेड टू फुट। इसमें क्या क्या इंक्लूड था? इसमें टर्बन इंक्लूड थी, इसमें ट्यूनिक इंक्लूड थी, इसमें सैश इंक्लूड थी। सैश से हमारा मतलब है पतका। पद्मा, मुरस्सा, ये जो है कई बार ज्वेलरी भी गिफ्ट की जाती थी, हैवी ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स। सो जो पद्मा मुरस्सा थी ये लोटस ब्लोजम ऑफ लोटस ज्वेलरी थी, जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हुआ करती थी, और ये तो भाई एक्सेप्शनल केस में ही किसी को मिला करती थी। सो लोटस ब्लोजम सेट तो हो गया। अब एक और एग्जांपल देती हूँ, बड़ा मजेदार है। थॉमस रो, जिसने यहाँ पे गलती की थी, आते ही साथ कुर्सी मांग ली थी, उसी तरीके से ये जाता है कोर्ट में, किसके? जहांगीर के, और जाते ही साथ क्या करता है? गिफ्ट ले जाना होता है ना, यहाँ पे जो भी जाएगा, लाइक अगर कोई आम जनता जाती है तो वो अपने हिसाब से ले जाएगा, अगर कोई किसान जा रहा है तो जो भी उसका प्रोडक्शन है उसमें से कुछ ले जाएगा। तो थॉमस रो जब गया था तो वो एक सिंपल सी रिंग ले गया था, जिसकी कॉस्ट 400 रुपीज के अराउंड होगी। सो ये देख के वहां के जो नोबल थे उन्होंने वापस करवा दी, क्योंकि इतनी सस्ती गिफ्ट, या तुम अपना स्टेटस देखो, तुम एम्बेसडर हो, इंग्लिश एम्बेसडर हो, इन्वॉय हो तुम, तो तुम्हें कम से कम उस हिसाब से लानी चाहिए थी, तो वो वापस करवा दी थी। सो स्टेटस बहुत वेरी करता था, आपका स्टेटस ज्यादा है, आप सस्ती गिफ्ट लाते हो तो आपको वापस कर दिया जाएगा। अच्छा, कुछ रिलेटिव होते हैं जो काफी रिच शो करते हैं, बट वो गिफ्ट्स बड़े चीप लाते हैं। सो आज के टाइम पे लिंक कर नहीं सकते ऐसा, हम कोई भी नहीं करता ऐसे, यार वापस करा दे। सो आई एम जस्ट जोकिंग, डोंट टेक इट सीरियस। रिलेटिव पता नहीं क्यों इतने सारे जोक्स बने हुए हैं कि बार बार उनका नाम आ जाता है। वेल, मुझे अपने रिलेटिव से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे सारे बड़े स्वीट है, बहुत अच्छे हैं, इफ दे आर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट, द इम्पेरियल हाउस होल्ड। अब जो इम्पेरियल हाउस होल्ड है ना, इसको हरम बोला जाता था। पर्शियन वर्ड हम यूज करें तो हरम हो गया। हरम डोमेस्टिक वर्ड के लिए यूज किया जाता था। अब इसमें ना बहुत सारे लोग थे, लाइक वाइफ, सिस्टर, डॉटर, मुनाकी वाइफ, सिस्टर, डॉटर, कॉन्क्यूबाइंस हो गया, अगाज हो गया, अगाछास हो गया, और ख्वाजा सिरा हो गया। हर तरह के लोग जो है इसमें, उनकी सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, हर पूरा का पूरा जो है परिवार बसा होता था। जैसे कि आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिली होती है, मदर, फादर, डॉटर, सन, ये हो गई, ये फैमिली आज के टाइम पे। पहले पूरा का पूरा क्लैन होता था। और ये भी था क्योंकि उस वक्त पॉलीजिमी जो है प्रैक्टिसाइज की जाती थी, सॉरी पॉलीगैमी। सो पॉलीगैमी की वजह से
जो इनका क्लैन था वो भी बढ़ जाता था। जैसे कि अकबर है, इसने कई सारी राजपूत प्रिंसेस के साथ जो है वो शादी की। अब जो उन्होंने शादी की तो उनका क्लैन भी तो बढ़ गया, अब राजपूत जो है वो भी इनके रिश्तेदार हो गए। और ये भी था कि जैसे किसी ने अपनी ब्राइड, अपनी प्रिंसेस दी है, मोनार्क को दी, तो इसके बदले में जो मेहर मिलती थी ना, मेहर में प्रॉपर्टी भी देते थे लड़की वाले। तो प्रॉपर्टी मिली तो वो क्या हुआ, टेरिटरी एक्सपेंशन हुआ। इसी तरीके से तो अकबर के टाइम पे बहुत ज्यादा टेरिटरी एक्सपेंशन हुआ, क्योंकि उसने शादियां बहुत ज्यादा की और सबको जो है इसमें मेहर में बहुत सारी चीजें मिली। अब देखिए, सबको नहीं मतलब मुनाफ को। बेगम्स, अब बेगम्स में देखते हैं, क्योंकि बहुत सारी शादियां करते थे तो कौन कौन शामिल है बेगम में देखे तो पहले हो गया आगाज। आगाज और आगाज छास। देखिए आगाज जो है वो आगाज छास से बड़ी हुआ करती थी। एक तो वही आपकी लेजिटिमेट वेडिंग, मतलब एक प्रोसीजर के साथ सबने एग्री किया, आपकी रॉयल फैमिली इक्वल स्टेटस में जो हो रही है, तो उसमें मेहर ज्यादा मिलेगी, तो उनकी इंपॉर्टेंस, उनसे जो बेगम थी इस प्रोसीजर से उनकी इंपॉर्टेंस ज्यादा थी। आगाज छास जो थी वो लोअर स्टेटस की थी। स्टेटस के हिसाब से किसने कितना मेहर में दिया है उस हिसाब से इनका जो हरम है उसमें स्टेटस होता था। कॉन्क्यूबाइंस भी हुआ करती थी, इनके जो है मैरिजल अफेयर भी चला करते थे और कुछ इंटीमेटेडली भी कनेक्टेड होती थी। सो इन्होंने मैरिज भी नहीं की है, फिर भी ये इनकी बेगम ही कंसीडर की जाती थी, बट उनको इतनी रिस्पेक्ट नहीं दी जाती थी। टाइम टू टाइम सबको खुश करने के लिए गिफ्ट भी दिया जाता था। गिफ्ट कैसा, स्टेटस के हिसाब से, अगर कोई भाई मेहर जिसके में ज्यादा मिली है, स्पेशल है, और तो उसको ज्यादा महंगा गिफ्ट मिलेगा। कोई लोअर स्टेटस है तो उसके हिसाब से मोनार्क अपनी वाइफ को कम उसका गिफ्ट देगा। सो वाइफ कई सारी है, स्टेटस के हिसाब से उनको गिफ्ट दिया करते थे और वही पोजीशन थी। अगर कोई आगाज छाह है और उसको अपना स्टेटस बढ़ाना है तो दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक तो वो या तो राजा की बहुत ज्यादा प्रिय हो, अदरवाइज मदरहुड। अगर किसी का जो है वारिस है, अगर किसी बेगम का, किसी फीमेल का बेटा है, इट मीन्स दैट वो आने वाले जो पीढ़ी है उसमें क्या होगा, वंश होगा, क्योंकि वंश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। जितनी भी मोनार्क ने मान लो जितनी भी बेगम से शादी की, जितनी भी प्रिंसेस से, रॉयल प्रिंसेस से, आगाज से, जिससे भी शादी की, सभी की बेटी हुई, तो इससे क्या वंश बढ़ने की जो प्रोसीजर है वो रुक जाएगी। अगर किसी का बेटा होता है तो ऑटोमेटिकली उसका स्टेटस सबसे ऊपर। ख्वाजा सिरा कौन थे, एक्चुअली ये जो है गार्ड्स हुआ करते थे और ये कमर्शियल रूप से जो है इनके साथ रहा करते थे जितनी भी फीमेल थी। अच्छा, आपने जोधा अकबर मूवी देखी होगी, इसमें ख्वाजा सिरा रहते थे जो कि फीमेल के साथ उनके एज अ गार्ड रहा करते थे। पालकी वगैरह में अगर उनको कहीं ले जाना है तो वो उनके साथ रहेंगे। शाहजहां की डॉटर, एक का नाम था जहान आरा, दूसरा का नाम था रोशन आरा। ये जो है इनको स्पेसिफिक पोजीशन दी गई थी, किसमें, एक हियरार्की में स्पेसिफिक पोजीशन थी। ये ट्रेड किया करती थी। सूरत जो पोर्ट है इन्हीं के हाथ में था, उससे जितनी अर्निंग होती थी वो इनके पास जाती थी। अब अर्निंग कितनी मिलती थी, जितनी की एक मनसबदार को, एक ऑफिशियल ऑफिसर जिसको अपॉइंट किया है मोनार्क ने, उसकी जितनी सैलरी हुआ करती थी उतनी ही ये अपनी डॉटर्स को दिया करते थे। ये एकदम ऑफिशियल चलता था। सो यहाँ से क्या जो डिफरेंस है ना कि लाइक महिलाएं बाहर काम नहीं करती थी और इनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, तो ये अंतर यहाँ से घट जाता है। तो नूरजहां ने शुरुआत की थी इसकी, और जो चांदनी चौक है उसको जहान आरा ने डिजाइन किया था, आपको बताओ, और पूरा आर्किटेक्चर जिस सब जहान आरा के द्वारा देखा गया था उसी ने जो है इसमें इन्वेस्ट किया था। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं गुलबदन बेगम का। गुलबदन बेगम जो कि बाबर की बेटी, हुमायूं की बहन, अकबर की आंट है। तो इन्होंने अबुल फजल की लिखने में मदद की थी अकबरनामा। अबुल फजल जिस वक्त अकबरनामा लिख रहे थे तो उन्होंने अपनी आंट यानी कि गुलबदन बेगम से रिक्वेस्ट की कि भाई आप अबुल फजल की मदद कीजिए, मेरे बचपन में जो हुआ उसके बारे में अबुल फजल को बताइए। सो वो बताती हैं, और ये काफी ज्यादा इंटेलेक्चुअल थी क्योंकि ये टर्किश में भी फ्लुएंट थी और जो पर्शियन है उसमें भी फ्लुएंट थी। दोनों लैंग्वेज में फ्लुएंट होना दैट वाज रियली ऑसम, एंड काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते थे अकबर इनकी। और इसके अलावा जो जैसे कि अबुल फजल ने लिखी अकबरनामा तो उसने टॉप व्यू दिया, मतलब जो था। अब जो कि गुलबदन बेगम जो डोमेस्टिक हम देखें इंपेरियल हमारा हाउस होल्ड है उसके बारे में भी इन्होंने इंफॉर्मेशन बताई, जैसे कि कॉन्क्यूबाइंस है और जो बेगम है ऑफिशियल बेगम मैंने शब्द यूज किया, आगाज भी बोल सकते हैं।
तो इनमें किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, क्योंकि जलन होती है ना, अगर कोई राजा की कोई ज्यादा प्रिय रानी दूसरी रानी से, तो उसको जेलसी होगी, यार इसको ज्यादा अटेंशन देता है राजा, मुझे नहीं देता है। तो ये सारा जो है किस्सा है इम्पेरियल हाउस होल्ड का। ना आई नीड टू इरेज दिस सो दैट आई कैन एक्सप्लेन यू अदर टॉपिक्स। चलो भाई हम कोशिश करेंगे वीडियो लंबी ना करें, क्योंकि 1.5 घंटे के अगर लेक्चर्स होंगे तो प्रॉब्लम होगी, बट या इस बार डिटेल में आपको काफी पढ़ने को मिलेगा, बहुत सारी चीजें आप सीखेंगे। Next topic we have imperial officials. So recruitment and rank is our first topic. Actually recruitment और rank जो है बहुत ही important है। जो मुगल एम्पायर था उसमें हर तरह के लोगों को शामिल किया गया, और जो खास तरह के ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता था, कॉर्प्स ऑफ ऑफिसर्स, इनको कहा जाता कलेक्टिवली जो है स्टोरियंस इनको नोबिलिटी के नाम से जानते हैं, और ये टर्म हम यूज करते हैं थ्रू आउट द चैप्टर। मैंने बार बार कहा होगा नोबल्स नोबल्स नोबल्स, कोर्ट में नोबल्स थे, सो मेरा मतलब यही था नोबिलिटी, जो खास ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाते थे। अब नोबिलिटी को जो है वो कोर्ट का बुकेट कहा जाता था, यानी कि बुकेट नहीं, बुके ऑफ फ्लावर्स। सो बुके ऑफ फ्लावर्स यानी कि क्योंकि इसमें हर तरह के लोग थे, इसमें इंडियन मुस्लिम्स भी शामिल थे, इसमें राजपूत भी शामिल थे, इसमें जो तुरानियन है वो भी शामिल थे, इसमें पर्शियन जो है वो भी शामिल थे। अब इंपेरियल सर्विस में 1560 से ये सिलसिला शुरू हुआ कि इसमें राजपूत और इंडियन मुस्लिम्स को भी शामिल कर दिया, क्योंकि जब बाबर ने फाउंड किया था मुगल एम्पायर, उस वक्त जो है इसमें पर्शियन और जो तुरानियन है वही होते थे, बाद में हर तरह के लोग आने लगे। फिर हुमायूं जब जाता है सफाविद कोर्ट में, तो वहां से अपने साथ कुछ ईरानी लेके आता है, और वो भी ये अपने नोबिलिटी में शामिल कर लेते हैं। अब पहले राजपूत किंग और पहले हिंदू किंग जिन्होंने इंपेरियल सर्विस ज्वाइन की थी मुगल एम्पायर की, उनका नाम था राजा भारमल ऑफ कच्छावा ऑफ अम्बेर, और इनकी डॉटर से अकबर ने शादी की थी। इस तरह से क्लैन का जो एक्सपेंशन है ना, अकबर ने शादी करके ही किया। और एक और राजा जो कि खत्री कास्ट से आते थे, ये भी हिंदू राजा ही थे, इनका नाम था राजा टोडरमल, जो कि 9 ज्वेल्स में भी शामिल है अकबर के। नाउ जहांगीर के टाइम पे बहुत सारे ईरानियन को जो है रिक्रूट किया गया आर्मी में। इसका कारण ये था कि जहांगीर की जो वाइफ थी नूरजहां, वो ईरानी थी, इसकी वजह से कई सारी ईरानी भी यहाँ पे आर्मी में आए। औरंगजेब के टाइम पे ज्यादातर राजपूत जो है उनको रिक्रूट किया गया था। सो इस तरह के कारण थे, अब टाइम टू टाइम बदलते गए कि इनका परसेंटेज बढ़ा, उनका परसेंटेज। एक टाइम पे ऐसा था कि जब पर्शियन ज्यादा थे, जैसे कि बाबर के टाइम पे, ईरानी कब थे जहांगीर के टाइम पे, राजपूत कब ज्यादा थे, राजपूत जो है वो औरंगजेब के टाइम पे थे। इनफैक्ट ना केवल राजपूत बल्कि मराठास को भी औरंगजेब ने रिक्रूट किया था। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं, जो कि है मनसबदार। ऑल गवर्नमेंट ऑफिसर्स जिन्होंने पोजीशन हेल्ड की थी, इनको मनसब दिया जाता था, मतलब रैंक आप कह सकते हैं। सो 2 तरह की होती थी। ये जो मैंने जात और सवार लिखा है ना, इसका मतलब है जात एक तो हो गया सैलरी, उनकी सैलरी मेंटेन करती थी, जरूरी थी, और उनका स्टेटस क्या है, ये हो गया जात। सवार यानी कि किसके पास कितनी कावलरी है, कितने हॉर्सेस है किसके पास। सो इससे जो है उनकी रैंक का पता चलता था। किसी मनसबदार के पास जो है वो 1000 जात है और सवार है, इट मीन्स दैट उसकी पोजीशन बहुत हाई है। अब दीवाने आला, सदर उस सुदर, ओके। सो कुछ ऑफिसर्स हैं, हम कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स की बात करते हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर को दीवाने आला बोला जाता था। इंचार्ज ऑफ ग्रांट्स यानी कि वो होता है ना काजी, मतलब हर चीज के लिए जिसकी स्वीकृति चाहिए हो, किसी परमिशन चाहिए हो, किसी को भी अपॉइंट करना हो उसकी परमिशन चाहिए होती थी, तो ये होते थे सदर उस सुदर, इनको बोला जाता था। अब इसमें जितने भी लोग थे, जैसे कि यहाँ तो मैंने आपको हाई जिनकी रैंक थी वो बताई, कुछ जिनकी लो रैंक थी तो उनको पर्सनली एम्परर नहीं मिलता था, बट जिनकी जैसे कि नोबिलिटी है तो उनसे पर्सनली मिलता था, जो भी कामकाज है वो देखता था। और ये जरूरी था कि सभी लोग एक बार अटेंडेंस दे, लाइक एक बार सुबह जाना होता था, एक बार शाम को जाना होता था, मतलब सबमिशन करना होता था कि देखिए हम यहाँ पे प्रेजेंट है, अब हम जा रहे हैं, सब कुछ, ये सारी चीजें जो है वो जरूरी थी। सो मुगल एम्परर, आप देखिए हाई पोजीशन वाला है तो उससे कौन मिलेगा, जैसे कि जिसका जिससे काम पड़ेगा वही से मिलेगा, नोबिलिटी से ही मिलता था राजा, बाकी जो लोअर स्टेटस वाले थे, लोअर जिनकी हियरार्की थी, उनसे नहीं मिलते थे। Information and empire, I think I am missing some points in this.
ना नोबल्स जो है उसमें इनके बहुत सारे काम थे, डिपार्टमेंट भी अलग होते थे, जैसे कि रिक्रूट तो कर लिया आर्मी को, अब ये भी तो देखना जरूरी है कि कितने घोड़े हैं आर्मी के लिए, और कहाँ से हमें इंपोर्ट करनी है, कहाँ से एक्सपोर्ट करनी है, हमें कितनी चीजों की जरूरत है। सो ये सारा कामकाज नोबल्स के द्वारा देखा जाता था। और आप कह सकते हैं एम्पायर जो है, सॉरी एम्परर जो है वो हाईएस्ट अथॉरिटी है, बाकी सब इसके नीचे जो है वो काम करते थे। एम्परर के नीचे आ गया नोबिलिटी, उसके बाद बाकी सभी। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि इंफॉर्मेशन एंड एम्पायर। सो इंफॉर्मेशन एंड एम्पायर, यानी कि इंफॉर्मेशन एंड एम्पायर, अब देखिए जो जितना भी रिकॉर्ड था वो बड़े ध्यान से रखा जाता था। मीर बख्शी जो कि सुपरवाइज करता था कॉप्स ऑफ कोर्ट, मतलब जो भी लिखना होता था ना, जैसे कि जो भी फरमान सुनाया जा रहा है, अब कोर्ट में हियरिंग हो रही है, कोई केस चल रहा है, तो जज जो भी बोल रहा है, टाइपराइटर वहां पे बैठा रहता है, हर एक चीज नोट करता है, हर एक वर्ड जो भी आर्ग्यूमेंट होता है सब कुछ नोट करता है। सो वही कुछ जो है यहाँ पे भी था, एक एक चीज जो है नोट डाउन की जाती थी। कौन सा केस आया, क्या हुआ, क्या डिसीजन सुनाया गया, नोबल्स ने अपना क्या जो है पक्ष दिया, इसके बाद अब आगे की प्रोसीजर क्या होंगे, एवरीथिंग वाज रिटन डाउन, हर चीज जो है वो लिखी जाती थी। मैसेज की प्रोसेस भी काफी फास्ट थी, जैसे कि अब एक कोर्ट से दूसरी जगह कुछ मैसेज पहुंचाना है तो वो भी काफी फास्ट था, मतलब विद इन सम टाइम जो है एक इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह तक पहुंचाया जा सकता था। आप आश्चर्य भी कर सकते हैं क्योंकि आज के टाइम में तो फोन है, हमारे पास ईमेल है, बहुत सारी फैसिलिटीज है, उस वक्त नहीं थी, बट फिर भी सिस्टम बहुत टाइट था और बहुत फास्ट था, बहुत फास्ट, कि इतनी जल्दी जो है सारी चीजें पहुंच जाती थी। अच्छा, हमने चैप्टर 5 पढ़ा था थ्रू द आइज ऑफ ट्रेवलर्स, और उसमें हमने बात की थी कि मैसेज जो है वो कितना फास्ट था। जो हमारे ट्रेवलर्स आए वो ये देख के काफी ज्यादा आश्चर्य करने लगे कि यार इतनी जल्दी कैसे हो सकता है, जो हमारा पोस्ट सिस्टम था। सो यहाँ पे भी सब कुछ बहुत फास्ट था, सब कुछ बहुत फास्ट। और जो भी दरबारी वगैरह लगे रहते थे उनका काम था भाई 24 घंटे अपनी सर्विस देते, 24 घंटे। लाइक जो गार्ड कर रहा है मेन गेट को, उसको तो 24 घंटे वहां पे खड़े रहना था, उसकी ड्यूटी पूरे टाइम लगी रहती थी। Beyond the center, provincial administration, okay, so we need to see provincial administration, like परगना क्या था, सूबा क्या था, और सरकार क्या था, we see all these things. Actually इसको समझना ना बड़ा आसान है। प्रोविंशियल प्रोविंस का मतलब है एक स्टेट हो गया, आज के टाइम में उत्तर प्रदेश ले लो, ठीक है, प्रोविंस स्टेट, और इसी को जो है सूबा कहा जाता था। सूबा इज इक्वल टू स्टेट, और सूबा का जो हेड है, जैसे कि आज के टाइम पे स्टेट का हेड कौन, सीएम हो गया, बट सूबा का यहाँ पे हो गया सूबेदार। ओके, सूबेदार जो है सूबा का हेड हो गया। अब इसके बाद जो है हर एक सूबा को डिवाइड किया जाता था सरकार में, वो सॉरी सरकार में, सरकार, वो कुछ ऐसे ही हो गया, हमने स्टेट को आज के टाइम पे डिवाइड कर दिया डिस्ट्रिक्ट में। सरकार को फिर आगे डिवाइड किया जा, देखिए सरकार आ गया, यहाँ पे जो है इनकी मिलिट्री तैनात होती थी, ऑफिसर्स तैनात होते थे जो कि बॉर्डर्स को गार्ड करते थे। इसके बाद सरकार के बाद आ गया हमारा परगना, और इसमें आप टाउन और विलेजेस को कंसीडर कर सकते हो। कुल मिला के परगना यानी कि सब डिस्ट्रिक्ट एरिया। और सब डिस्ट्रिक्ट एरिया में 3 मेन ऑफिसर हुआ करते थे, एक तो हो गया कानूंगो, दूसरा हो गया हमारा काजी, और तीसरा चौधरी। अब देखिए किसका काम क्या था, काजी का तो आपको काम पता ही होगा, काजी का मतलब जस्टिस के लिए है। कानूंगो कौन था, जो रिकॉर्ड रखता था रेवेन्यू कलेक्शन का, और चौधरी कौन था, ये कलेक्ट करता था रेवेन्यू से। ये 3 जो है मेन ऑफिसर्स हुआ करते थे। बियॉन्ड द सेंटर, अभी हम कैपिटल की बात कर रहे थे, ये हमने प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कुछ इस तरह का होता था। यू नीड टू रिमेम्बर सूबा का हेड सूबेदार, फिर सरकार को जो है परगना में डिवाइड किया, परगना में 3 ऑफिसर्स थे, कानूंगो, काजी, चौधरी। अब हर जगह जो है वो अकाउंटेंट होते थे, हमारे जो रेवेन्यू कलेक्टर है वो हुआ करते थे, मैसेंजर हुआ करते थे, मतलब कुल मिला के बहुत सारे ऑफिसर्स यहाँ पे भी शामिल थे। सो नेक्स्ट हमें टॉपिक देखना है, क्योंकि हमारा हो गया बियॉन्ड द फ्रंटियर्स। ओके, फ्रंटियर्स के बाहर देखिए एक घर है, उसमें लड़ाई हो रही है क्योंकि उसमें एक बाउंड्री है। जैसे ये 3 घर ले लेते हैं हम, ठीक है, ये घर हम कुछ इस डायरेक्शन में भी लेंगे। सो एक ये घर हो गया, एक ये घर हो गया, और एक ये।
अब ये तीनों क्या दावा कर रहे हैं, ये जो एरिया है इनका है। सो ये तीन में जो मैं लड़ाई बता रही हूँ वो किसके बीच में है, पहले तो हम ये देख लें, द सफाविद्स एंड द खंदर। खंदर, ठीक है, सफाविद एंड खंदर। सफाविद कौन थे, रूलर ऑफ ईरान, ईरान के रूलर को सफाविद कहा जाता था। खंदर जो है वो एक जगह का नाम है जो कि ईरान में ही थी, मतलब उसके पास में ही थी। सो लड़ाई क्या थी, जो मुगल थे, मुगल हुए, इसमें हम सफाविद रूलर को मिला ले और एक और तुरानी। अब ये तीनों क्या कह रहे हैं कि खंदर जो है वो उनकी है। सो काफी ज्यादा इसके लिए फ्लक्चुएशन हुआ, क्योंकि इंडिया में अगर किसी को आना होता था तो पहले उसको हिंदू कुश पार करके आना होगा, तो सफाविद और जो तुरानी थी उनके लिए तो आना मुश्किल था, क्योंकि यहाँ पे तो मुगल एम्पायर पहले से था और सब जगह कब्जा जमा के रखा था। सो फ्रंटियर्स जो है हमारी फ्लक्चुएट होती रहती थी। फ्लक्चुएट कैसे, मान लो आज ये हमारा एरिया, आने वाले टाइम में किसी फॉरेनर इन्वेडर ने अटैक कर दिया, इन्वेड कर दिया, सो ये हमारा चला गया, फिर हमने इसको रिगेन कर लिया, फिर चला गया, कुछ इस तरह से होता रहता था। सो एक जगह थी खंदर जिसको क्लेम करते थे मुगल एम्पायर, जो मुगल एम्पायर जितने भी आए कि भाई ये हमारी है। सफाविद रूलर कहते थे नहीं ये हमारी है, और तुरानी कहते थे कि नहीं ये हमारी है। अब क्या होता है, ये बात कर रही हूँ मैं तकरीबन जब हुमायूं था। अब हुमायूं जब था उसने इस एरिया को क्लेम कर लिया था, लाइक काबुल और खंदर, ठीक है, ये दो एरिया है जिनकी वजह से ये फ्लक्चुएशन और जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, तो इनको क्लेम कर लिया था अभी इस एरिया को, खंदर को। फिर इसके बाद क्या होता है, वापस सफाविद रूलर इसको रिगेन कर लेते हैं, वो कंट्रोल कर लेते हैं, इसको वापस अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद 1595 में, 1595 इस वक्त जो है अकबर हमला कर देता है, खंदर जो है वो फिर से हमारे पास मगर मुगल एम्पायर के पास आ जाता है वापस। खंदर किसका हो गया, मुगल एम्पायर का। बट 1630 में सफाविद रूलर ने फिर से हमला कर दिया, यानी कि जहांगीर के टाइम पे, और उस वक्त उनकी आर्मी बिल्कुल से तैयार नहीं थी, एकदम ढीली पड़ी हुई थी, पता ही था कि ये अटैक करने वाले, अचानक से अटैक कर देते हैं और खंदर जो है सफाविद रूलर के पास वापस चला जाता है। सो इस तरह से ये फ्लक्चुएशन हुआ और इसको लेके काफी ज्यादा लड़ाई भी हुई। अच्छा, आपकी जो सेकंड बुक है उसका देखना फ्रंट कवर, बुक का जो कवर है वो यही का है, खंदर की जो लड़ाई हुई थी उसी का एक पेंटिंग दी हुई है आपकी बुक में। सो इनफैक्ट मैंने एक बार डाला भी था, मुझे एक्चुअली कुछ मिला था कहीं पे, आई डोंट नो, तो उसमें वहां पे इमेज मिली थी, देन आई गॉट टू नो दैट या ये पेंटिंग मेरी बुक में दी गई है। सो चीजें रिलेट करोगे तो याद हो जाती है। नेक्स्ट वी आर द ओटोमन्स पिलग्रिमेज एंड ट्रेड। ओके, ओटोमन एम्पायर से हमारी काफी बनती थी, कारण ये था कि यहाँ पे मक्का मदीना है, मक्का मदीना की वजह से पिलग्रिमेज के लिए इंडिया से भी मुस्लिम्स जाते थे और जितने भी मुगल एम्परर थे उनका भी काफी ज्यादा फेथ था, तो वो भी जाते रहते थे। तो यहाँ पे हम दोनों के बीच में, यानी कि जो ओटोमन एम्पायर है और जो मुगल एम्पायर है, इनके बीच में डील थी कि भाई हम टैक्स कम लेंगे और टैक्स नहीं लेंगे। जो हमारे यहाँ के जो मुगल एम्पायर थे ये कुछ गिफ्ट्स और कुछ फंड दिया करते थे यहाँ के लोगों को, जैसे कि फैसिलिटी प्रोवाइड कराना रहता है ना, मंदिरों में लंगर करवाते हैं लोग, प्रसाद बंटवाते हैं, वहाँ आसपास जो है पानी लगवा दिया उन्होंने, एक होटल बना दिया ताकि लोग आके रह सके। तो इस तरह की फैसिलिटी जो है वो दी जाती थी। बट एक टाइम क्या हुआ कि जब पता चला, औरंगजेब की बात है, औरंगजेब के टाइम पे जब औरंगजेब को पता चला कि यार ओटोमन एम्पायर पे यहाँ पे जो हम पिलग्रिमेज और ट्रेड के लिए भेज रहे हैं अपना फंड, इसका मिसयूज हो रहा है, तो उस वक्त से फिर उन्होंने देना बंद कर दिया था और थोड़ी सी अनबन भी हो गई थी ओटोमन एम्पायर और मुगल एम्पायर में। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी हैव ज्यूसिट एट द मुगल कोर्ट। ओके, सो ज्यूसिट आए थे मुगल कोर्ट में। अकबर ना एक ऐसा रूलर था, हम कह सकते हैं, जो हर जगह से कुछ ना कुछ सीखता था। वो भले ही पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन उसने सीखा बहुत कुछ है, जितना कि पढ़ा लिखा इंसान भी नहीं सीख सकता था। तो वो टॉलरेंस उसमें एक चीज थी। जैसे कि ज्यूसिट जब मुगल कोर्ट आए थे तो उन्होंने उल्मा को क्रिश्चियनिटी से कंपेयर किया और जो भी मैरिट्स थे डिमेरिट्स थे वो खुल के डिस्कस किए। इसमें कोई नहीं था कि यार जो दूसरा धर्म है हमें इसके फेवर में नहीं बोल रहे हैं, खुल के किया ना, अगर हमारे धर्म में कुछ डिमेरिट्स है तो हमें एक्सेप्ट करने हैं, आपके धर्म में कुछ मैरिट्स है तो वो हमें एक्सेप्ट करने होंगे। फर्स्ट ज्यूसिट मिशन जो है इंडिया 1580 में आया था, फतेहपुर सीकरी में। फर्स्ट जो हमारा ज्यूसिट मिशन 1580 में तो आया ही था, और ये कब आया था, एक्चुअली अकबर ने इनवाइट किया था।
अकबर ने किसको इनवाइट किया था? जो क्रिश्चियनिटी को ये प्रमोट करते ज्यूसिड मिशन, इनको इनवाइट किया था और इनके लिए एक गोवा में मिशनरी भी बनवाई थी। उसके बाद ये यहाँ पे आए। फिर जो है 1591 1595 में 2 और मिशंस जो है यहाँ पे सेंड किए गए लाहौर में, और इन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया। इनफैक्ट ये जो मिशनरीज आए थे, आई मीन टू से मिशनरीज आए थे, इन्होंने जो मुगल एम्पायर के जो बच्चे थे और जो भी लोग थे उनको तालीम भी दी थी, उनको पढ़ाया लिखाया था, उनके साथ बढ़िया गेम्स खेला करते थे। एक फ्रेंडली माहौल था, मतलब सीखने लायक जो चीजें थी वो सारी सीखी गई। And the last we have questioning formal religion. Okay, so here we have completed our chapter questioning formal religion. So यहाँ पे religion tolerance काफी ज़्यादा था, but especially during the reign of Akbar. We can't say that औरंगजेब के टाइम पे भी था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा cruel था। शुरू से लेके अब तक मैं उसको केवल cruel बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत पढ़ा है उसके बारे में। ये सब जो था हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। एक और बात, ये जो किंग्स हुआ करते थे मुगल एम्पायर के, इन्होंने जो है बड़े बड़े टाइटल अपनाए, जैसे कि शहनशाह, शाहजहां। तो ये क्या अपनी ऑथोरिटी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इन टाइटल को बता के कि हम सबसे ऊपर है। शहनशाह क्या? सबके शहनशाह, सबसे बड़े। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड। यू गाइस कैन रिवाइज दिस चैप्टर। पूरा वीडियो देखा होगा आई होप आप सभी ने। वेल स्पेशली स्टूडेंट जो है वो एग्जाम के टाइम पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं मेरी वीडियोस देखना, क्योंकि वैसे साल भर जो है वो कम ही स्टूडेंट्स पढ़ते हैं मेरे हिसाब से। मुझे तो इतना ही पता है कि साल भर कम पढ़ते हैं। सबसे ज़्यादा मैसेजेस मुझे जो है वो बोर्ड एग्जाम के टाइम पे ही आते हैं और एग्जाम्स के टाइम पे आती है, क्योंकि जब साल भर नहीं पढ़ा हो तो फिर लास्ट टाइम पे तो पढ़ना ही पड़ेगा। You can tell me in the comment section if you have any doubt. You can like this video, share this video, and I am speaking continuously since 2 hours. Well, I should use here for 2 hours. Okay, so here we have completed. We'll meet soon in our next video. Yes, don't forget to subscribe Study Sheet with Krati for more videos.